हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में ना हम मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन बंगाल का गवर्नर तथा गवर्नर जनरल एवं भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, वायसराय का जो टॉपिक है ना वो हम अपने सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम डिस्कस करते एक ही वीडियो में तो ये काफ़ी टॉपिक लंबा हो जाता, ये वीडियो लंबी, इसका ड्यूरेशंस बड़ा हो जाता। इसमें फिर क्या होता है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना वो भी छूट जाते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न ना सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में इससे जुड़े प्रश्न तो 4 से 5 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट से ये काफ़ी है, इम्पॉर्टेंट है। इवन एसएससी में भी इससे जुड़े प्रश्न वन लाइनर के रूप में पूछ ही रह जाता है। देखिए, गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था ना, जो ड्यूरेशन था, उसके उसके टाइम में जो किए हुए काम थे ना, वो भारत के पॉलिटिकल, इकोनॉमी और कल्चर के दृष्टिकोण से, नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने इसी के कार्यकाल में, इन्हीं जो गवर्नर जनरल इसके कार्यकाल में जो काम हुए थे, जो टिटरियाँ होती, जो संधियाँ हुई थी, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट, ये दोनों ने भारत की दशा और दिशा को बदल दिया था। इसलिए इसके हर एक पॉइंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई ना, तो उसने बंगाल के गवर्नर के पद को माध्यम से ना बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए उसने क्या किया, एक बंगाल में गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया, ताकि उसके कंट्रोल में बंगाल को किया जा सके। ठीक है, और उसके बाद ना, मतलब उसमें के तहत जो पहला गवर्नर क्राउन के अधीन जो थे, वो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, और ये बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किए थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी इसके समय में। 1765 में ना इलाहाबाद की जो दो संधियाँ हुई थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो था, अवध के नवाब सिराजी दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। सिराजी दौला ने इलाहाबाद और करार का जो क्षेत्र है ना, वो शाह आलम द्वितीय को सौंप देता है, तथा कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपीस देता है। और सेकंड जो है, जो इसका संधि है, उसमें क्या होता है कि शाह आलम जो द्वितीय होता है ना, इसको इलाहाबाद में, इस बादशाह को कंपनी के अधीन, कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा जाता है, तथा मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपीस वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी को दे देते हैं। 26 लाख रुपीस वार्षिक जो राशि है, उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग क्या करते हैं, सिराजी शाह आलम द्वितीय वो है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे देते हैं। उसके बाद होता क्या है, एक रेगुलेटरी एक्ट पास होता है, और वो कौन सा है, 1773 का एक रेगुलेटरी एक्ट होता है। इसके माध्यम से क्या होता क्या है, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और उसके बाद जो कंपनी के अधीन, क्राउन के अधीन पहला बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, वो वारेन हेस्टिंग था। इसके कार्यकाल में जो हुआ क्या था, इसके राजकीय कोषागार को ना मुर्शिदाबाद हस्तांतरित शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी स्थापित की थी, अदालत की स्थापना किया था, एक फौजदारी दीवानी अदालत का। उसके बाद 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई थी, इसी के कार्यकाल में। उसके बाद इसी के कार्यकाल में जोनाथन डक्कन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के कार्य में हुई थी। और इसके अलावा मुगल सम्राट को दिया जाने वाला 26 लाख का जो वार्षिक वेतन था ना, वो इसने बंद कर दिया था। जो इलाहाबाद की संधि के बाद शुरू हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग ने बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि 1774 में ना कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में बंगाली ब्रह्मनंद कुमार को झूठे मुकदमे लगाकर, आरोप लगाकर उसको फांसी की सजा दी गई। और वारेन हेस्टिंग के समय दो इम्पॉर्टेंट युद्ध हुए थे, सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो क्या था, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक था। उसके बाद सेकेंड जो था, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ था।
इसी वारेन हेस्टी के नौ में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में ना इसी के विरुद्ध महाभियोग भी चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस गवर्नर जनरल के अधीन ब्रिटिश इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया जाता है, तो किसको चलाया जाता है? वारेन हेस्टी के ऊपर ही एक महाभियोग चलाया जाता है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में। उसके बाद क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय आता है। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। इनके कार्यकाल में होता क्या है? इनका जो ड्यूरेशन था 86 से 1805 तक था। इसमें न्यायिक और कर संबंधी जो शक्ति का पृथक्करण मतलब डिवीज़न कर दिया जाता है और जिले में समस्त शक्तियाँ जो है ना कलेक्टर को दे दी जाती है। ठीक है। उसके बाद एक अदालत की स्थापना, तीन बंगाल और एक बिहार में 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना करते हैं। ठीक है। उसके बाद जमींदारों को जो पुलिस अधिकार जो दिया गया था ना उसको समाप्त करके पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है। और प्रत्येक जिले में एक पुलिस थाने की स्थापना तथा दरोगा को वहाँ का इंचार्ज नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक जिले में क्या होता है? एक थाना को स्थापित किया जाता है तथा जो दरोगा है ना उसको इसका इंचार्ज बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1793 में ना अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट सिविल सर्विसेज का जनक इसी को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को ही। जिसकी तैयारी आप लोग इतने जोर शोरों से कर रहे हैं ना उसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट, कॉर्नवालिस का ही कब्र जो है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। यूपी पीसीएस में ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस अपर और लोअर में भी ये कई बार प्रश्न पूछे गए कि किस गवर्नर जनरल का जो है कब्र उत्तर प्रदेश गाजीपुर में, तो कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। इसके बाद सर जॉन सॉर का समय आता है और इनका कार्यकाल में कुछ खास कार्य नहीं होता है, ये इनके हस्तक्षेप नीति के अनुसरण होता है। उसके बाद लॉर्ड वेल्लेस्ली का समय आता है। इनका कार्यकाल है 1793 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक है। और इसमें क्या होता है? ये सहायक संधि प्रणाली का जनक इनको कहा जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने के में जो राज्यों का क्रम है ना, ये क्रम कई बार पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए पीसीएस में और सिविल सर्विस एग्जाम में भी। पहला जो था हैदराबाद था, कब? 1798 में। उसका सेकेंड था मैसूर 1799 में। उसके बाद तंजौर 1799 में। उसके बाद अवध 1801 में। देन पेशावर 1801 में, पेशवा 1801 में। उसके बाद बराल और भोसले। उसके बाद सिंधिया एमपी का जो रीजन में था 1804 में ये सहायक संधि के अधीन आते हैं। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी लॉर्ड वेल्लेस्ली के कार्य में ही होता है। देन कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेल्लेस्ली के शासन काल में ही होता है। उसके बाद क्या होता है? सर जॉल का कार्यकाल आता है 1805 से 87 तक होता है। माफ़ कीजिएगा 87 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसमें क्या 1806 में वेल्लोर की जो है सिपाही विद्रोह होता है इनके कार्यकाल में। ठीक है। उसके बाद सर मिंटो प्रथम का कार्यकाल आता है। सर मिंटो प्रथम में उसमें क्या होता है? रणजीत सिंह के साथ ना एक अमृतसर की संधि होती है। कब होता है? 25 अप्रैल 1809 में। देन 1813 का चार्टर्ड एक्ट जो होता है इन्हीं के कार्यकाल में आता है। देखिए ये चार्टर एक्ट और ये जो जितने भी रेगुलेटरी एक्ट है ना उस पर मैंने सेपरेट से एक वीडियो बनानी है क्योंकि इस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भारत में पॉलिटिकल जो राजनीतिक का जो संविधान का जो संरचना होता है ना इन्हीं रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से ही होता है। और कैसे संविधान का विकास भारत में होता है उसको भी समझेंगे, उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग का समय आता है और इसके कार्यकाल में होता क्या? आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1816 में 1816 में और संगोली की संधि के द्वारा ये युद्ध अंत होता है। ठीक है। उसके बाद मराठा शक्तियों का अंतिम रूप से समाप्त ना इसी के कार्यकाल में होता है।
पिंडारियों का दमन इनके कार्यकाल में है, ये लॉर्ड हैटिंगटन के कार्यकाल में ही होता है। प्रेस के प्रति उदार रवैया भी इनका देखा जाता है। उसके बाद लॉर्ड एम हस्टन का कार्य आता है, वो 1823 से 1828 तक होता है। इसमें क्या होता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 36 तक, 1824 से 26 तक। उसके बाद 1824 में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज और बर्मा के बीच ना एक इवांडूप की संधि होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज और बर्मा के बीच यानडूब की संधि होती है इसी के कार्यकाल में। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा है, फिर क्या होता है कि 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा क्या होता है ना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। कब से, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पहले भारत के गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद इसके तहत फिर क्या हुआ ना, इनमें ये 83 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या था, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। इसका इनके कार्यकाल में, इसके कार्यकाल में सबसे इम्पॉर्टेंट था 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। उसके बाद 1830 में कर्नल सिमनल की सहायता में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। उसके बाद 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब जो शिशु बालिका जो हत्या होता था उस पर ना प्रतिबंध लगा दिया गया था। और शिक्षा के संबंध में एक आंग्ल पंजिब विवाद जो है, उसके शिक्षा के संबंध में आंग्ल पंजिब विवाद जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेटक्रॉफ्ट। इसके कार्यकाल में क्या होता है, भारतीय प्रेस का इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड मेटक्रॉफ्ट को कहा जाता है, मेटक्रॉफ्ट को कहा जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। इसमें क्या होता है, 1839 में कलकत्ता में एक ग्रैंड ट्रंक रोड में की जो है उसको मरम्मत कराया जाता है। उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चलता है, आंग्ल अफगान युद्ध इसके कार्यकाल में। उसके बाद लॉर्ड एक्टनबोल का समय आता है, वो 1842 से 1844 तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंध एवं ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। जो सिंध है ना वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। उसके बाद दास प्रथा उन्मूलन 1843 में किया जाता है, दास प्रथा का उन्मूलन। उसका दौर लॉर्ड हैटिंगटन का समय आता है, और ये कब होता है, 1844 से 1848 तक। इसमें क्या होता है, नर बलि प्रथा, पहले क्या होता था, नर बलि के दिया जाता था, वो प्रथा काफ़ी एक कुरीतियाँ मानी जाती थी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। उसको अंत कराने का काम किया था लॉर्ड हैटिंगटन ने। फिर क्या होता, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी इसी के कार्यकाल में होता है। ये कब होता, 1848 से 1849 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसके कार्यकाल में होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है और पंजाब का विलय इसके शासनकाल में होता है। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1850 में 1850 में सिक्किम का विलय किया जाता है। उसके बाद भूमि कर रही जागीरों का पता लगाने के लिए एक इनामी कमीशन का स्थापना किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक व्यवगत का सिद्धांत के तहत ना अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के लिए राज्यों को क्रमशः जो है ये पूछा जाता है कि जो व्यवगत का सिद्धांत जो था ना, उसके क्रम में जो राज्यों का विलय था उसका क्रम को सजाइए। तो इसमें पहले है सतारा, और ये कब है, 1848 में। सतारा जो है ये है 1848 में। उसके बाद जेतपुर और संभलपुर 1849 में। उसके बाद है बालघाट 1850 में। उसके बाद उदयपुर 1852। उसके बाद झांसी 1853, नागपुर
54, उसके बाद पंजाब। उसके बाद क्या है ना, शिक्षा के संबंध में एक वुड डिस्पैच ये लाया जाता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए ना 1854 में चार्ल्स वुड ने डलहौजी को एक पत्र लिखता है, उसी को क्या आता है, वुड डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भारत में पहली बार जो है रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से, मुंबई से थाने तक पहली बार जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। उसके बाद 1854 में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया, इसमें डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया। सार्वजनिक विभाग की स्थापना यानी PWD का जो स्थापना है ना, इसके कार्यकाल में हुआ था। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद कोलकाता एवं आगरा के बीच एक तार सेवा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति के लिए जो अपॉइंटमेंट होता था, पहली बार कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत की गई थी इसी के कार्यकाल में। जो सिविल सर्विसेज के लिए जो कंपटीशन एग्जाम होता था, वो इसी के कार्यकाल में एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाने की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से ही शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ, आप इसके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। देखिए, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ना मैं वीडियो का PDF शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे GS और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी वीडियो है ना, वो हमारे टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। और फेसबुक पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल करंट इवेंट से लेकर GS पेपर तक के शेयर किए जाते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे इस चैनल को, जिसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।